हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। कल आप लोगों को हम क्वेश्चन दिए थे PYQ। ठीक, तो उसमें 3 टॉपिक था। आप जो ना देखे हो देख लें। कोशिका से था और स्केलेटन सिस्टम से था, और उसके जोड़ जो होते हैं, कौन से सकट एंड बॉल जॉइंट होता है, कौन सा पिवट जॉइंट होता है, ये सारे क्वेश्चन उसमें थे। और एक क्या था, पेशी तंत्र से क्या था, मस्कुलर सिस्टम से क्वेश्चन था। आप लोग उसको जा करके देख लें। और अब हम क्या है, आज विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग गर्भपात के प्रकार। इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ब्रश कहाँ गया, इसके पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि गर्भावस्था के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नहीं, ये तो गर्भपात, हाँ, गर्भावस्था के प्रकार, और फीमेल रिप्रोडक्शन वो अंग कौन सा होता है, और मेल वाला प्रजनन तंत्र कौन सा होता है, सब हम विस्तार से पढ़ा चुके हैं। जो ना देखे हों पीछे प्लेलिस्ट में जाएं, 1 या 2 दिन पहले का वीडियो होगा, उसे आप लोग देख लें। अब यहाँ से आज हम शुरू करते हैं गर्भपात के प्रकार। ठीक है, बात ना करते, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। अब 1 सेकंड आप लोग मुझे दीजिए, पेन लेने में मुझे दिक्कत हो रही, मैं इसे सुधार लूँ। अब यहाँ से हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। गर्भपात के प्रकार, टाइप ऑफ एबॉर्शंस। क्या है, टाइप ऑफ एबॉर्शंस। ठीक है, गर्भपात निम्नलिखित 9 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 9 प्रकार का होता है। नंबर 1, संभाव्य गर्भपात, जिसे क्या कहते हैं, थ्रेटेंड एबॉर्शन। यदि गर्भपात के प्रथम 24 से 28 सप्ताह की अवधि में योनि मार्ग से रक्तस्राव होने लगता है तो गर्भपात होना संभव है। फिर भी सावधानी बरतने से गर्भपात रोका जा सकता है। ठीक है, फिर क्या है, अनिवार्य गर्भपात, यानी क्या कहेंगे इसे, एनीविटेबल एबॉर्शन। ठीक है, इसमें योनि मार्ग से रक्तस्राव के साथ ही नियमित पीड़ादायक गर्भाशयी संकुचन, जिसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस भी होता है। ठीक है, अब क्या है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगर महिला का निषेचित भ्रूण गर्भाशय के अतिरिक्त दूसरी जगह पर विकसित हो रहा है तो इस स्थिति को अस्थानिक गर्भावस्था कहते हैं। ठीक है, गर्भ में भ्रूण में पहले नितंब आना, उसके बाद टांगे आना, टांगे और बाह, उसके बाद टांगे और बाह, और अंत में सिर आना, इस स्थिति को क्या कहते हैं, ब्रीच बर्थ कहते हैं। ठीक है, ये 2021 का PYQ है। ठीक है, क्या है, 2021 का पेपर आप लोग देखिएगा। आप लोग अगर कहें ना तो हम ऐसे साल वाइज हम पेपर भी सॉल्व करा सकते हैं, 21 का, 16 का, 13 का। ठीक है, वो बुक मैं मंगा रही हूँ, बुक आ जाता है तो आप लोग को मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगी। ठीक, ऐसे नवजात शिशु जिनका जन्म के समय वजन 2 या 2.5 kg से कम होता है अपरिपक्व शिशु कहलाते हैं। ठीक है, गर्भ में शिशु के शरीर पर श्वेत रंग का मोम सदृश चिकना पदार्थ लगा रहता है जो गर्भ में शिशु की रक्षा करता है। ठीक, अब क्या है, नंबर 3, अपूर्ण गर्भपात यानी इनकम्प्लीट एबॉर्शन। अपरा यानी प्लेसेंटा का कुछ भाग यदि गर्भाशय में ही रह जाता है तो वह अपूर्ण गर्भपात कहलाता है। ठीक, इसमें रक्तस्राव तीव्र भी हो सकता है तथा विषाक्तता होने का भय भी रहता है। ठीक, इसमें स्त्री को सदमा हो सकता है। ठीक है, क्या होगा, स्त्री को सदमा हो सकता है। कभी कभी रक्तदान की भी आवश्यकता हो जाती है। इस स्थिति में स्त्री को बेहोश करके गर्भाशय को साफ किया जाता है। इस स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराना आवश्यक होता है। नंबर 4 क्या है, पूर्ण गर्भपात यानी कंप्लीट एबॉर्शन। इसमें क्या है, गर्भाशय के संपूर्ण पदार्थ पूरी तरह बाहर निकल आते हैं। इसके बाद दर्द कम हो जाता है तथा रक्तस्राव भी कुछ दिनों बाद स्वयं ही क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक, डॉक्टर अथवा अनुभवी नर्स गर्भाशय से निकले पदार्थों को अच्छी तरह से देखकर आसानी से समझ सकती है कि गर्भपात पूर्ण है अथवा नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। अपर्याप्त या लुप्त गर्भपात, जिसे मिस्ड एबॉर्शन कहते हैं, इस प्रकार के गर्भपात में भ्रूण की मृत्यु होने के बाद में भी भ्रूण कभी कभी अनेक सप्ताह अथवा अनेक महीने गर्भाशय में ही पड़ा रहता है। ठीक है, क्या है, पता ही नहीं चलता है कि एबॉर्शन हो चुका है। ठीक है, बच्चा गर्भ में मर चुका है, ये सारी चीजें क्या है, पता नहीं चल पाता है। प्रेरित गर्भपात, जिसे क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड एबॉर्शन, इसे आपराधिक गर्भपात यानी क्रिमिनल एबॉर्शन भी कहा जाता है, परंतु आजकल इस प्रकार गर्भपात करवाना आपराधिक नहीं माना जाता है। ठीक,
ये सब क्या थे? टाइप ऑफ एबॉर्शन थे, ठीक है। नंबर 7 क्या है? सेप्टिक गर्भपात। अस्पताल में अकस्मात हुए गर्भपात अथवा विफल प्रयास में सेप्टिक की संभावना रहती है। यह स्थिति अपूर्ण तथा प्रेरित गर्भपात में भी आ सकती है। इस अवस्था में ज्वर आता है, कंपन होते हैं तथा नाड़ी गति 120 प्रति मिनट हो जाती है। योनि मार्ग से बदबूदार स्राव आता है जिसका रंग क्या होता है? गुलाबी होता है, ठीक। यह थक्केदार भी होता है। क्या है? आदतन गर्भपात यानी हैबिचुअल एबॉर्शन, जब एक के बाद एक तथा अनेक बार गर्भपात होता है तो उसे क्या कहते हैं? आदतन यानी हैबिचुअल गर्भपात कहते हैं, ठीक है। इसका मुख्य कारण प्रोजेस्टेरॉन की कमी होना है। क्या है? प्रोजेस्टेरॉन की कमी होना है। गर्भाशय के मध्य की ओर पाई जाने वाली आंतरिक नली कभी कभी ढीली हो जाती है जिससे भ्रूण रुकता नहीं है और फिसल कर ग्रीवा तक आ जाता है, ठीक। इसमें प्रसव पीड़ा नहीं होती है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? नाल छेदन के समय गर्भनाल को शिशु की नाभि से 4 इंच की दूरी पर बांधना चाहिए। कितने इंच पे? 4 इंच की दूरी पे बांधना चाहिए, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स महिलाओं के मासिक धर्म का नियंत्रण एवं मादा जनन अंगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिम्ब, जिसे ओबम कहते हैं, एक परिपक्व जनन कोशिका होती है जो स्त्रियों के मासिक धर्म के समय अंडाशय यानी ओवरीज से उत्पन्न होते हैं, ठीक। चिकित्सीय गर्भपात जिसे क्या कहेंगे? थेरेपेटिक, ठीक है। क्या कहेंगे? थेरेपेटिक एबॉर्शन, यदि गर्भ के कारण अथवा किसी अन्य कारण से गर्भवती की जान को खतरा हो तथा गर्भपात कराने से उसका जीवन सुरक्षित हो सकता है तो गर्भपात कराना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार के गर्भपात को चिकित्सीय गर्भपात कहते। होता है ना कि अगर ये बच्चा नहीं निकालेंगे, नहीं खत्म करेंगे तो माँ को खतरा होता है, तो लोग क्या करेंगे भाई? माँ को ही चुनेंगे, बच्चे को नहीं चुनेंगे। तो ये सारी चीजें जो होती क्या होती हैं? चिकित्सीय एबॉर्शन होता है। अब क्या है? गर्भकालीन विषाक्तता यानी क्या है? टॉक्सीमिया प्रेगनेंसी, ठीक। यानी गर्भकाल में क्या क्या चीजें विषाक्तता यानी जहरीली हो सकती हैं। पहले तो आप विषाक्तता का अर्थ जान लें, यानी मीनिंग उसका क्या होगा? रक्त में विष का समाहित होना। गर्भकालीन विषाक्तता एक गंभीर समस्या है क्योंकि यदि गर्भवती स्त्री को एक रोग एक बार लग जाता है तो उसके बाद में हर बार गर्भावस्था के वक्त यह शिकायत रहती है, ठीक है। मतलब एक बार अगर पहले बार औरत प्रेग्नेंट है और ये लक्षण हो गया तो वो जब भी प्रेग्नेंट होगी तो क्या होगा? शिकायत लगी रहेगी। यह समस्या गर्भावस्था के 4 से 5वें महीने में से प्रारंभ होती है। विषाक्तता दो भागों में विभाजित किया जा सकता है को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला तीव्र विषाक्तता यानी एक्यूट टॉक्सीमिया और दूसरा क्या है? दीर्घावधि विषाक्तता यानी क्रोनिक टॉक्सीमिया, ठीक है। तीव्र विषाक्तता क्या है? यह सामान्यतः गर्भावस्था के 24वें सप्ताह से प्रकट होता है। कब प्रकट होगा? गर्भावस्था के 24वें सप्ताह से प्रकट होता है। इनकी भी 2 अन्य अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 क्या है? प्री एक्लेम्प्सिया और नंबर 2 क्या है? एक्लेम्प्सिया, ठीक है। प्री मतलब जो चीजें पहले होती है, प्री बोर्ड होता है ना, तो क्या बोर्ड से पहले वाली चीजें क्या हो गई? प्री बोर्ड हो गया, ठीक है। दीर्घावधि विषाक्तता जिसे क्रोनिक टॉक्सीमिया कहते हैं, यह लंबे समय तक चलने वाली रक्त परिवहन की बीमारी है, ठीक है। रक्त परिवहन यानी ब्लड सर्कुलेशन वाली क्या है? ये बीमारी है। इस स्थिति में गर्भावस्था में पहले से ही उच्च रक्तचाप उपस्थित रहता है, ठीक है। अब क्या है? गर्भकालीन विषाक्तता के प्रकार कौन कौन से हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक। नंबर 1 तीव्र यानी एक्यूट और नंबर 2 दीर्घावधि यानी क्रोनिक, ठीक है। अब मैं तीव्र में क्या है? प्री एक्लेम्प्सिया है और क्या है? एक्लेम्प्सिया है। और क्रोनिक में क्या है? उच्च रक्तचाप है और गुर्दे की बीमारी है, ठीक है। यानी हाइपरटेंशन है और क्या है? नेफ्रोसिस है, ठीक है। या क्या है? नेफ्रेटिस, ठीक है। नेफ्रोसिस भी कहते हैं नेफ्रेटिस, ठीक है। गुर्दे से जो भी चीजें जुड़ी होती है उसे नेफ्रोसिस कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा? एक्लेम्प्सिया में बेहोशी आएगा यानी कोमा में जाने की स्थिति होगी और ऐठन होगा जिसे क्या कहेंगे?
कन्व्यूलेशंस, ठीक है। अब यहाँ क्या है, प्री एक्लेम्सिया जो है मूत्र में प्रोटीन का विसर्जन यानी जिसे क्या कहेंगे, प्रोटोन्यूरिया कहेंगे, और सूजन यानी ओडीमा हो जाता है, ठीक है। ये सब लक्षण किसके हैं, प्री एक्लेम्सिया के लक्षण क्या है, मूत्र में क्या होगा, यूरिया का प्रोटीन का विसर्जन होगा, और ओडीमा व्यक्ति को सूजन हो जाएगा, और एक्लेम्सिया में क्या होगा, कोमा में व्यक्ति चला जाएगा, फिर क्या होगा, ऐंठन होगा, ठीक है। और क्रोनिक में क्या होगा, हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी होगी, और गुर्दे की बीमारी यानी किडनी खराब होगी, ठीक है। अब इसके उपचार क्या है, थोड़ा सा और जूम कर लें क्या, इधर की चीजें स्किप कर दें। उपचार क्या होगा, गर्भवती स्त्री को बिस्तर पर पूर्ण रूप से आराम कराना चाहिए, तरल पदार्थों की मात्रा पर नियंत्रण करना चाहिए यानी लिक्विड चीजें नहीं देनी चाहिए, भोजन हल्का दिया जाए, निम्न सोडियम युक्त यानी कम नमक युक्त भोजन देना चाहिए, नमक की मात्रा कम करनी चाहिए, ठीक। गर्भवती को नींद आना आवश्यक है यानी उसको ऐसा माहौल क्रिएट करे कि वो ज्यादा से ज्यादा समय तक रेस्ट करे, सोती रहे, कब्ज ना रहे। मल निष्कासन के लिए भी दवा दी जा सकती है। मानसिक तनाव भी कम होना चाहिए। शोर तथा अन्य तनाव उत्पन्न करने वाली स्थितियां क्या है, दूर करनी चाहिए। रक्तचाप, वजन तथा मूत्र का परीक्षण होना चाहिए। रक्तचाप बढ़ने अथवा मूत्र में प्रोटीन के अधिक निष्कासन की स्थिति में अस्पताल में भर्ती कर निरंतर डॉक्टर की देखरेख में रखना आवश्यक है, ठीक है। नंबर 9 क्या है, तरल पदार्थों के सेवन तथा निष्कासन का पूरा रिकॉर्ड रखना चाहिए, ठीक। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, देर से होने वाली रजोनिवृत्ति जिसे मीनोपॉज कहते हैं से कैंसर रोग होता है, ठीक है। क्या होगा, कैंसर रोग होगा। यह रोग स्त्री के गर्भाशय में होता है जिससे सही इलाज न करवाने पर स्त्री की डेथ तक हो जाती है, ठीक। अब क्या है, बाध्यता सामान्यतः स्त्री में संतान उत्पन्न करने की अक्षमता को कहा जाता है, यानी क्या है, जिस औरत को जो बच्चा नहीं पैदा कर पाती है उस क्षमता को क्या कहते हैं, बाध्यता कहते हैं। सामान्यतः स्त्रियों में मासिक धर्म की समयावधि 28 से 30 दिनों की होती है। अब यहाँ से क्या है, गर्भाधान द्वारा निर्धारित होने वाले तत्व। गर्भाधान का समय व्यक्ति के जीवन का सबसे छोटा किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। इस समय कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां तय होती हैं, जैसे वंशानुक्रम प्रक्रिया यानी हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी इंडाउनमेंट्स, ठीक। नंबर 2 लिंग निर्धारण यानी सेक्स क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन। बालकों की संख्या यानी नंबर ऑफ क्या है, क्या है, ऑफ स्पायरिंग ऑफ स्पायरिंग। बालकों का क्रम यानी क्या है, ऑर्डिनल पोजीशन ऑफ चाइल्ड, ठीक है। ये सब क्या है, ये गर्भाधान द्वारा निर्धारित होने वाले तत्व हैं। अब इन सबको विस्तार से दिया है। वंशानुक्रम प्रक्रिया क्या है, अंडाणु एवं शुक्राणु के परस्पर संयोग करने के साथ ही नए जीव के वंशानुक्रम तय हो जाते हैं। माता पिता की प्रजनन कोशिकाओं में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। लिंग निर्धारण, गर्भस्थ शिशु लड़का होगा अथवा लड़की, यह भी गर्भधान यानी कॉन्सेप्शन के समय ही निश्चित हो जाता है, ठीक है। यौन क्रोमोसोम्स यानी सेक्स क्रोमोसोम्स 2 प्रकार के होते हैं, एक वाई क्रोमोसोम्स जो तुलनात्मक रूप से बड़ा होता है और एक वाई क्रोमोसोम्स जो क्या है, एक्स क्रोमोसोम्स का 1/2 भाग समान होता है, यानी आधा भाग क्या होता है, समान होता है। स्त्री अंडाणु में जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वे समान होते हैं और एक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, किंतु पुरुष शुक्राणु में 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें 23 जोड़े तो समान प्रकार के होते हैं और एक्स क्रोमोसोम्स ही कहलाते हैं, लेकिन एक अलग प्रकार का होता है जो लिंग निर्धारक क्रोमोसोम्स होता है, वह क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम कहलाता है। अतः बालक का लिंग निर्धारण पुरुष शुक्राणु का वाई क्रोमोसोम्स करता है, यानी अगर बेबी बॉयज है तो क्या होगा, वाई क्रोमोसोम्स क्या है, ये बॉयज के लिए वो होता है, और एक्स एक्स जो फीमेल का होता है ये क्या है, ये मादा गर्ल्स या मादा बच्ची यानी क्या है, फीमेल गर्ल्स को बताता है, ठीक है, फीमेल्स को बताता है, ठीक। इस प्रकार गर्भधान की 2 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था में तो अंडाणु से शुक्राणु का संयोग होता है और द्वितीय अवस्था में दोनों के केंद्रक आपस में मिल जाते हैं जिससे गर्भधान की क्रिया पूरी हो जाती है। प्रथम अवस्था यानी फर्स्ट फेज क्या है, अंडाणु एवं शुक्राणु का संयोग, ठीक। संभोग क्रिया में लाखों की संख्या में शुक्राणु स्त्री योनि में प्रवेश करते हैं। इनमें से एक शुक्राणु परिपक्व होकर अपनी गतिशीलता के द्वारा धीरे धीरे आगे गर्भाशय की ओर बढ़ता है। एक स्वस्थ शुक्राणु संभोग के बाद लगभग 1 घंटे की अवधि में
अवधि में गर्भाशय को पार करता हुआ स्त्री की अंडवाहिनी नलिकाओं में पहुंच जाता है और वहां से परिपक्व अंडाणु के पास पहुंच जाता है। ठीक, अब यहाँ पे दे रहा है जो बॉक्स में करके, बॉक्स वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। गर्भाधान की प्रक्रिया डिम्ड वाहिनी में संपन्न होती हैं। यह डिम्ड वाहिनी के एम्प्यूला भाग में संपन्न होती है। किसमें होगा? एम्प्यूला भाग में संपन्न होगा। प्रत्येक अंडाशय से एक एक नलिका शुरू होती है जिसका दूसरा सिरा गर्भाशय से जुड़ा होता है। उसे ही फैलोपियन ट्यूब या डिम्ब वाहिनी कहते हैं। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया नर युग्मक तथा मादा युग्मक के आपस में सम्मिलन से युग्मनज यानी जायगोट बनते हैं। क्या बनते हैं? जायगोट बनने तक होती है। यह मादा के डिम्ब वाहिनी नलिका में संपन्न होती है। स्त्री का प्रजनन काल 12 से 13 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होकर 45 से 48 वर्ष की उम्र तक चलता रहता है। ठीक है, द्वितीय अवस्था क्या है? सेकेंड फेज क्या है? शुक्राणु का अंडाणु के केंद्रक से संबंध स्थापित करना। शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंचकर उसकी बाह्य सुरक्षात्मक परत को भेद कर केंद्रक से संयोग करता है। प्रवेश करते समय केवल सिर यानी हेड ही अंदर जा पाता है, पूंछ यानी टेल अलग हो जाती है। ठीक है, शुक्राणु के केंद्रक का अंडाणु के केंद्रक से संयोग ही गर्भाधान की अंतिम अवस्था होती है। ठीक है, यानी शुक्राणु के केंद्रक जो होते हैं, अंडाणु के केंद्रक में जहां संयोग कर गया, मिल गया, वहां पे क्या होगी? गर्भाधान की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, अंतिम या लास्ट होती है। ठीक है, गर्भाधान होने पर ही नए जीव का विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है? रक्ताल्पता। ठीक है, अब यानी जो भी चीजें हैं, अब ये सब जो भी प्रेगनेंसी में बीमारियां होती हैं उसके बारे में दिया गया है। रक्ताल्पता यानी एनीमिया। देख लें, ये वही पेज तो है ना, यहाँ से ऐसा तो नहीं कि चीजें अलग हो गई हैं। ठीक, पेज नंबर 260 261 ठीक तो है। अब क्या? रक्ताल्पता यानी एनीमिया। रक्ताल्पता का अर्थ है रक्त में लाल रक्त कण यानी आरबीसी, जिसे रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होना। लाल रक्त कणों में जो लाल रंगीन द्रव्य होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यानी हमारा ब्लड रेड क्यों होता है? तो आप कहोगे हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, यदि शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है तो लाल रक्त कण की भी मात्रा न्यून हो जाती है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम होगा तो रेड ब्लड कार्पसल्स जो होते हैं उनकी भी मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पाती है। ठीक है, और सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर कितना है? तो 13 से लेकर के 15 ml जो होता है, ये क्या है? सामान्य माना जाता है। लक्षण क्या है? सिम्टम क्या है रक्ताल्पता के? रक्ताल्पता की स्थिति में निम्नलिखित लक्षण दिखते हैं, जैसे नाखून व त्वचा में पीलापन होना, चेहरे पर चमक ना होना, आंखें धंस जाती हैं, सिर में दर्द रहता है, घबराहट महसूस करना तथा चक्कर आना, अत्यधिक शारीरिक कमजोरी तथा थकान का अनुभव करना। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? गर्भावस्था में लौह तत्व की कमी से गर्भपात यानी मिसकैरेजेस हो जाता है। गर्भवती महिला की देखभाल से गर्भस्थ शिशु का पर्याप्त व उचित विकास होता है। गर्भावस्था के दौरान अपरिपक्वता जैसे जटिल समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा गुर्दे का संक्रमण, उच्च रक्तचाप, प्री टर्म लेबर तथा मधुमेह जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ठीक है, अब गर्भवती स्त्री की देखभाल कैसे करेंगे? केयर ऑफ प्रेग्नेंट लेडी। ठीक, गर्भावस्था स्त्री के लिए अतिरिक्त भार की अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में स्त्री अपने शरीर के माध्यम से एक नए जीव का निर्माण यानी सृजन एवं पोषण करती है। ठीक, स्त्री की थोड़ी सी भी असावधानी अथवा अपने प्रति लापरवाही उसके व शिशु दोनों के जीवन के साथ खिलवाड़ सिद्ध हो सकती है। ठीक, इसके अतिरिक्त गर्भावस्था शिशु के जीवन की बुनियादी अवस्था यानी क्या है? फाउंडेशन स्टेज है। यहीं से उसके विकास की रूपरेखा निर्धारित होने लगती है। माता की देखभाल उसके पोषण, स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य बालक के विकास को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। श्री जाकिर हुसैन के अनुसार बच्चे को ईश्वर का अंग मानना चाहिए, न तो वह अपने आपकी संपत्ति है और न ही आपका खिलौना है, वह तो आपके पास ईश्वर और मनुष्यता की एक क्या है? धरोहर है। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है। गर्भवती स्त्री की देखभाल के लिए आवश्यक तत्व, इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर द केयर ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी। ठीक,
गर्भवती स्त्री को देखभाल के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। क्या आवश्यक है? नंबर 1, डॉक्टरी परीक्षण कराते रहना चाहिए, यानी मेडिकल क्या है, एग्जामिनेशंस। गर्भावस्था के प्रारंभ में मातृ कल्याण केंद्र जाकर चिकित्सक से जांच कराना आवश्यक होता है। ठीक। मासिक धर्म न होने के बाद 1 या 2 माह में चिकित्सक से प्रथम जांच अत्यंत आवश्यक होती है। ठीक है। यदि किसी विशेष जांच की आवश्यकता हो तो डॉक्टर की सलाह ली जा सकती है। ठीक है। ये नहीं होता है ना कि जैसे गांव में लोग प्रेग्नेंट वगैरह हो जाते तो लोग कहते अरे हमें कोई दिक्कत है, हम क्यों जाएं डॉक्टर के। ऐसा नहीं है। ठीक है। आप जितनी जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचोगे उतनी जल्दी वो क्या है, फोलिक टैबलेट जो होता है ना, फोलिक अम्ल की टैबलेट जो B9 होता है, ये जल्द से जल्द शुरू करेगा ताकि बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है। आहार यानी डाइट गर्भावस्था में स्त्री के उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए तथा गर्भ के उचित विकास के लिए पोषण आहार से ही प्राप्त होता है। भ्रूण का विकास तीव्र गति से होता है, इस कारण गर्भवती की पोषण तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक कारणों से गर्भवती को पोषण तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। लौह लवण की कमी से गर्भावस्था में महिलाओं को एनीमिया नामक रोग हो जाता है। लौह लवण मांस, मछली, अंडा, दालें तथा हरी सब्जियों से प्राप्त होती हैं। गर्भनाल के द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण मिलता है। किससे मिलता है? गर्भनाल के द्वारा। किसको? भ्रूण को। ठीक है। अगर गर्भनाल जोड़े तो क्या होगा? भ्रूण होगा। ठीक है। नली किसमें लगी होती? नाल किसके कटते हैं? बच्चे के ना। क्या होता है? बच्चे का नाल कट रहा है। ठीक है ना, कि मदर का कटता है। इस तरीके से आप याद कर लो कि जहां नाल लगा होगा वहां क्या चीजें जुड़ा होगा, वहां पहले बच्चा आएगा फिर मदर आएगी, यानी पहले भ्रूण आएगा फिर मदर आएगी। और जहां प्लेसेंटा होता है, ठीक है, तो वहां क्या होगा? पी से प्लेसेंटा होगा और पी से क्या होता है? पेरेंट्स होता है। ठीक है। तो माँ क्या हुई? बच्चे की पेरेंट्स हो गई। मदर या फादर में से कोई दोनों ही तो पेरेंट्स होते हैं। तो बच्चे की मदर जो हो गई वो क्या हो गई? पेरेंट्स हो गई। तो जहां प्लेसेंटा पहले लगा होगा तो आपको ये क्या, आप क्या समझोगे कि पहले मदर आएगी, ठीक है, फिर भ्रूण आएगा। अगर पूछे, प्रश्न बनता है कि माता से भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है तो पूछेगा गर्भनाल से और प्लेसेंटा से, तो आप कहोगे नहीं, क्या किससे? प्लेसेंटा से। और अगर प्रश्न ये बन जाए कि बच्चा अपनी माँ से किससे जुड़ा होता है, गर्भनाल से कि प्लेसेंटा से, तो आप क्या कहोगे कि नहीं, गर्भनाल से, क्योंकि पहले बच्चा आ रहा है फिर मदर आ रही है। ठीक है। इस तरीके से हम याद किए हैं और ये ट्रिक आप भी समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। गर्भनाल ही बच्चे को माता से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। देखिए यहाँ भी बच्चा पहले आया, गर्भनाल यहाँ है, यहाँ भी भ्रूण पहले आया। इस चीज को आप पकड़ के चलेंगे ना तो कभी भी ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है। माता जो कुछ भी खाती है गर्भनाल के माध्यम से उसका पोषण बच्चे को मिलता है। ठीक है। कैलोरीज, इस अवस्था में शरीर में प्रोटीन व वसा की मात्रा बढ़ने तथा आधारी उपापचयन में वृद्धि होने के कारण ऊर्जा की आवश्यकता में वृद्धि हो जाती है। भ्रूण की वृद्धि व विकास के लिए भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। सामान्य कार्य करने के लिए भी उसे पूर्व के समान कैलोरी की आवश्यकता होती है। अतः कैलोरी की अतिरिक्त मात्रा ICMR, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, क्या है? इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के पोषण विशेषज्ञ समूह द्वारा +350, ठीक है, क्या है? जितनी भी कैलोरी हो, 2800 होगी या 3500 होगी, उसमें क्या करेंगे आप? +350 जोड़ देंगे। ये RDA 2020 के हिसाब से कैलोरी क्या है? प्रस्तावित है। ठीक है। प्रोटीन क्या है? भ्रूण के शरीर की वृद्धि व माता के शरीर में विभिन्न अंगों के निर्माण हेतु प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। प्रोटीन की आवश्यकता बाद के 6 महीने में अधिक होती है, क्योंकि 910 ग्राम प्रोटीन स्त्री के शरीर में भ्रूण तथा स्त्री के अंगों में गर्भावस्था के दौरान एकत्रित हो जाती है। ठीक है। यानी पहले 6 महीने तक क्या होगी? अधिक आवश्यकता, बाद के 6 महीने में अधिक होती है। ठीक है। खनिज लवण यानी मिनरल्स की क्या आवश्यकता होती है? गर्भावस्था में कैल्शियम, फास्फोरस तथा लोहे का शोषण अधिक हो जाता है। भ्रूण के अस्थि निर्माण के लिए गर्भवती को अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तथा FAO फूड
क्या है FAO का फुल फॉर्म क्या है, फूड, याद नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हो सकता है मुझे बाद में याद आ जाए, ठीक है। समूह ने कहा है कि पूर्ण गर्भावस्था में 30 ग्राम कैल्शियम भ्रूण के शरीर में संग्रहित होता है, जिसके लिए 500 से 600 मिलीग्राम अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। यह आवश्यकता गर्भावस्था के अंतिम 3 माह में होती है। कब होती है? अंतिम 3 माह में होती है। अब यहाँ क्या है, विटामिन की आवश्यकता क्या होती है, कितनी होती है, अब ये दिया गया है। गर्भावस्था में विटामिन की आवश्यकता ऊर्जा की आवश्यकता अनुसार बढ़ जाती है। बच्चे के जन्म के समय उसके यकृत में विटामिन ए भी उपस्थित होता है, विटामिन ए की उपस्थिति होती है, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो अपने लीवर में विटामिन ए को लेकर के पैदा होता है, ठीक है। अतः गर्भावस्था में विटामिन ए अधिक मात्रा में आवश्यक है, ठीक। यानी वो किससे पा रहा है? अपनी मदर से पा रहा है, तो मदर को क्या है, उस समय विटामिन ए की अधिक आवश्यकता हो जाती है। विटामिन ए की कमी से वृद्धि व आंखों पर प्रभाव पड़ सकता है। क्या होता है? वृद्धि व आंखों पर प्रभाव पड़ सकता है। थायमीन, राइबोफ्लेविन व नियासिन अतिरिक्त मात्रा में ICMR द्वारा प्रस्तावित है। अब थायमीन क्या है? विटामिन B1 है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 है, नियासिन विटामिन B3 है, ठीक है। सबके केमिकल नेम का आज हमने वीडियो अपलोड कर दिया शॉर्ट्स के रूप में, 3 या 4 मिनट का होगा, आप लोग उसे देख लें। कभी भी आपका विटामिन से कोई भी केमिकल नेम अगर पूछा जाएगा तो आपका गलत नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। बस उसे 2-3 बार लिख करके और पढ़ लीजिएगा, सारी चीजें खुद ब खुद याद हो जाएंगी, ठीक है। गर्भावस्था के वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व, ठीक है। यानी गर्भावस्था के दौरान वस्त्र का चुनाव हमें कैसा करना चाहिए या क्या प्रभावित करता है? फैक्टर्स इफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ क्लोथ इन प्रेगनेंसी, शारीरिक परिवर्तन जिसे फिजिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। शरीर बढ़ती है तो कपड़े क्या होते हैं, छोटे खुद ब खुद होते चले जाते हैं, और प्रेगनेंसी में क्या है, ढीले कपड़े भी पहने जाते हैं। शारीरिक परिवर्तनों की सीमा के आधार पर वस्त्रों का चुनाव किया जाता है। यदि ब्लाउज, सलवार के कुर्ते में इतनी सीमा छोड़ी गई हो, सीमा यानी जो जगह नहीं होती छोड़ी जाती है, छोड़ी गई है कि उन्हें बड़ा किया जा सके, तो इस अवस्था के लिए नए वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। क्रियाशीलता एवं कार्य, एक्टिवनेस एंड वर्क, गर्भवती के कार्य के अनुरूप उसके वस्त्रों का चुनाव किया जाना चाहिए। नंबर 3 क्या है? जलवायु, मौसम तथा स्थिति, क्लाइमेट, वेदर एंड पोजीशन के अनुसार से वस्त्र चुनने चाहिए। मौसम, जलवायु तथा भौगोलिक स्थिति के अनुसार वस्त्रों का चुनाव करना आवश्यक होता है। भारतवर्ष एक गर्म देश है, इस कारण साधारणतया हल्के सूती वस्त्र ही उत्तम रहते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या दिया है? गर्भावस्था के 8वें माह में सामान्यतः महिलाओं, एक सेकंड दीजिएगा, सामान्यतः महिलाओं की तुलना, एक सेकंड, सामान्यतः महिलाओं की तुलना एक गर्भवती स्त्री में ब्लड की मात्रा लगभग 50% तक क्या होती है, बढ़ जाती है, लगभग 50% तक बढ़ जाती है, जो मां और भ्रूण, ठीक क्या है, जो मां और भ्रूण को पर्याप्त मात्रा में रक्त उपलब्ध कराता है, ठीक है। रक्त का शरीर के हर हिस्से में पहुंचना आवश्यक है, जिसके कारण गर्भवती स्त्री के हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे दिल की धड़कनों की रफ्तार क्या होती है, बढ़ जाती है। गर्भावस्था के दौरान वजन में कुल 10 से 12 किलोग्राम तक अतिरिक्त वजन पहले की अपेक्षा बढ़ना उचित माना जाता है। यानी प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं उनकी 10 से 12 kg वजन बढ़ना क्या होता है, अच्छा होता है। अगर इससे कम वजन होगा तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है। व्यय, व्यय क्या है? गर्भावस्था के समय वस्त्रों पर होने वाला व्यय सर्वाधिक होता है, ठीक है। व्यायाम यानी एक्सरसाइज क्या है, थोड़ा सा कम जूम करें, चीजें दिख नहीं रही हैं सही से। गर्भावस्था में स्त्री को स्वस्थ रहना जीवन के किसी अन्य काल की अपेक्षा अधिक आवश्यक रहता है। व्यायाम तथा गर्भावस्था में स्वास्थ्य उत्तम रहता है, ठीक है। अब गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं हैं, थोड़ा सा ब्लर आया हुआ, लेकिन फिर भी इतना भी ब्लर नहीं है कि आप देख ना सकें। अगर नहीं देख पा रहे तो हम पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। स्टेजेस ऑफ पेरेंटल डेवलपमेंट, ठीक। गर्भावस्था किसी भी स्त्री के जीवन में आने वाली वह अवस्था है जब वो अपने शरीर के माध्यम से एक नए जीव का सृजन एवं पोषण करती है, ठीक है।
अब यहाँ से चीजें क्या है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे जितना बार वेरी लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से देखेंगी। स्त्री पुरुष प्रजनन कोशिकाओं के अंडाणु एवं शुक्राणु के परस्पर संयोग से क्रिया गर्भधान यानी कॉन्सेप्शन के समय से आरंभ होकर यह अवस्था सामान्यतः 90 चंद्रमास अथवा 9 कैलेंडर माह अथवा 280 दिन तक चलती है। अब यहाँ से चीजें प्रश्न आपके 3 बनेंगे। अगर पूछ ले कि कितना चंद्रमास होता है तो 90 चंद्रमास, कितना मंथ होता है तो 9 मंथ होता है, और दिन कितने होते हैं तो 280 दिन होते हैं, ठीक है। कितने दिन होंगे, 280 दिन होंगे। विशिष्ट परिस्थितियों में यह अवधि कम अथवा अधिक भी हो सकती है। जैसे क्या होता है, किसी के 7वें मंथ में ही बर्थ हो जाता है, किसी का 9 मंथ के भी पार चला जाता है। तो ये क्या है, ये कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, इनकी गणना नहीं, कुछ अपवाद के श्रेणी में आते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध बाल विकास विशेषज्ञ जिसे क्या कहेंगे, कारमाइकेल के अनुसार गर्भावस्था के समय 9 मास या 10 चंद्रमास या लगभग 280 दिन तक चलता है। आप लोग इसको याद कर लीजिए, कितने दिन, 9 महीने या 10 चंद्रमास या लगभग 280 दिन। जो ऊपर 90 चंद्रमास दिया है ये चीजें गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किताबें भी गलत हो सकती हैं, क्योंकि 90 चंद्रमास बहुत हो गया, हमें भी लग रहा था कुछ गलती है, लेकिन अब यहाँ पे चीजें कंफर्म हो गई, कितना, 10 चंद्रमास होगा। कितना, 10 चंद्रमास, 280 दिन अथवा 9 महीना जो होता है ये प्रेगनेंसी का टाइम होता है। अगर डेज में पूछे तो 280 दिन, अगर मंथ में पूछे तो 9 मंथ, और अगर चंद्रमास में पूछे तो कितना, 10 चंद्रमास, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग देखिए, प्लेसेंटा महिला के शरीर का अभिन्न अंग होता है। देखिए हमने कहा ना, प्लेसेंटा जब होगा तब मदर से ही चीजें होंगी। अब महिला कौन होती, मदर तो होती है, तो प्लेसेंटा जब पहले आएगा तो उसके साथ में पहले मदर आएगी, और जब गर्भनाल आएगा, नाभिनाल आएगा, तो उसमें कौन आएगा, उसमें तुरंत पहले बच्चा आएगा, ठीक है। जो गर्भावस्था में बच्चे को सुरक्षा देता है, पोषण देता है एवं ऑक्सीजन की पूर्ति भी करता है, ठीक है। बच्चा गर्भ में इसी के सहारे जीवित रहता है, यानी मदर के प्लेसेंटा के सहारे ही बच्चा क्या होता है, जीवित रहता है गर्भ में। पूर्ण परिपक्व शिशु वह कहलाता है जो गर्भधारण के 37 से 40 सप्ताह के बीच जन्म लिया हो। कितना कितना, 37 से 40 सप्ताह के बीच जिसका जन्म हुआ हो वह क्या है, पूर्ण परिपक्व शिशु कहलाता है, ठीक है। सामान्यतः गर्भावस्था की अवधि 37 से 42 सप्ताह तक होती है। कितनी होती है, 37 to 42 वीक्स होती है, ठीक है। और चंद्रमास में कितना होगा तो 10 चंद्रमास, और डेज में कितना होगा 280 डेज, और मंथ में कितना होगा तो 9 मंथ। ये 4 चीजें आप याद कर लीजिएगा, इससे बाहर गारंटी है कि प्रश्न नहीं जाएगा। अगर कोई पूछे कि दिनों में कितना होगा तो 280 डेज, चंद्रमास कितना होगा तो 10 चंद्रमास, मंथ कितना होगा 9 मंथ, सप्ताह कितना होगा 37 से 42 सप्ताह, इससे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है गारंटी के साथ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू हो रहा है। क्या है, डिंबावस्था या बीजावस्था जिसे क्या कहते हैं, जाइगोटिक स्टेज ऑफ पीरियड, ठीक है, पीरियड ऑफ ओवम, ठीक। डिंबावस्था या बीजावस्था, डिंबावस्था को क्या कहेंगे, जाइगोटिक स्टेज कहेंगे, और बीजावस्था को क्या कहेंगे, पीरियड ऑफ ओवम कहेंगे। क्या कहेंगे, पीरियड ऑफ ओवम कहेंगे। जिस दिन शुक्राणु एवं डिंब के संभोग से गर्भ की स्थिति होती है तब से लेकर के दूसरे सप्ताह तक के अंत तक क्या होता है, बीजावस्था होता है। यानी हम ये कह सकते हैं बीजावस्था 0 से लेकर के 2 वीक तक क्या होता है, बीजावस्था होता है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं, नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। भ्रूणावस्था यानी पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, इसको क्या कहेंगे, इस अवस्था में बीज से भ्रूण बन जाता है। भ्रूणावस्था दूसरे सप्ताह से लेकर आगे के 6 सप्ताह तक चलता रहता है। यानी पीरियड ऑफ एम्ब्रायो जो है कब से चलेगा, 2 वीक से लेकर के कितने वीक तक, 6 वीक तक चलता है, ठीक है। और ऊपर का स्टेज जो था क्या था, पीरियड ऑफ ओवम था। पीरियड ऑफ ओवम कब से चलेगा, 0 से लेकर के 2 वीक तक चल रहा था, ठीक है। ये समय आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गर्भस्थ शिशु की अवस्था या गर्भावस्था, पीरियड ऑफ फीटस, ठीक है, यह अवस्था दूसरे मास के अंत से लेकर के, यानी दूसरे महीने के अंत से लेकर के शिशु के जन्म तक चलता रहता है। इस काल में जीवन के सामान्य विकास की अपेक्षा विकास अथवा अभिवृद्धि अत्यधिक तीव्र होती है, ठीक है। डिंबावस्था, पीरियड ऑफ ओवम, अब इसमें विस्तार से दिया हुआ है, ठीक है। गर्भावस्था से लेकर 2 सप्ताह तक की अवस्था क्या होती है, डिंबावस्था कहलाता है, ठीक।
इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। सारे की विशेषता दिया कि कब कब किस किस चीज का डेवलपमेंट होता है, और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हो सकता है आप लोग स्किप कर दे, वीडियो पूरा ना देखते हो, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हम अपने मुंह से कह करके नहीं बता सकते हैं, जो पढ़ता है वो खुद जानता होगा किसके लिए क्या जरूरी होती है। ठीक। गर्भस्थ शिशु का आकार आल्पिन के सिर की भांति होता है। ठीक, आल्पिन का सिर आप लोग देखे हैं, उसके भांति होता है। ये क्या है, ये किस तरीके से आल्पिन हो गया, इसका क्या है, इस तरीके से होता है। ठीक है, सिर क्या होगा, आल्पिन के भांति होता है तथा लगभग वैसा ही रहता है। कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि इसे किसी भी साधन से पोषण मिलने का कोई रास्ता नहीं होता है। केवल अंडाणु यानी ओवम के योग से यह जीवित रहने के लिए पोषण प्राप्त करता है। अब प्रथम माह क्या है, भ्रूण स्त्री के गर्भाशय में प्रवेश कर स्थिर हो जाता है। 9वें और 10वें दिन उसकी ऊपरी सुरक्षात्मक परत क्या होती, फटकर अलग हो जाती है। किस दिन होता है, 9वें और 10वें दिन में क्या होता है, उसकी ऊपरी जो सुरक्षात्मक परत है, लेयर है, वो क्या होती है, फट करके अलग हो जाती है तथा भ्रूण में विभिन्न अंगों पर गड्ढे से बन जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे गड्ढे भ्रूण को गर्भाशय की दीवार में बनाए रखते हैं। गर्भनाल का विकास प्रारंभ हो जाता है। ब्लर आया हुआ है, लेकिन आप लोग इतना भी नहीं है कि आप पढ़ ना सके। ठीक है, गर्भस्थ भ्रूण इसी गर्भनाल से ऑक्सीजन और भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, क्या करता है, ऑक्सीजन और भोजन ग्रहण करता है। ठीक, देखिए और भी है नहीं, इसके बाद यही खत्म है। ठीक, यही तक पढ़ा करके फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बचा वो पार्ट लेकर आएंगे। द्वितीय माह में क्या है, गर्भावस्था के दूसरे माह में गर्भवती स्त्रियों को प्रायः प्रातः काल हम भी कहें क्या, प्रातः काल सोकर उठने पर जी मिचलाने, आलस्य, सुस्ती आने, सिर चकराने, वमन करने तथा बार बार पेशाब करने की शिकायत होने लगती। कब से, दूसरे महीने में। ठीक है, इस माह की शुरुआत तक गर्भस्थ भ्रूण आधा इंच तक लंबा हो जाता है तथा शिशु का धड़ और गर्दन भी आकार ले लेता है। ठीक है, कितना लंबा होगा, दूसरे महीने तक आधा इंच लंबा हो जाता है। ठीक है, तृतीय माह में क्या होगा, इस अवस्था में गर्भस्थ भ्रूण लगभग 2 इंच लंबा हो जाएगा। तीसरे महीने में क्या होगा, 2 इंच लंबा हो जाएगा, जिसका भार लगभग 1 औंस तक होता है। कितना होगा, जिसका भार लगभग 1 औंस तक होता है। हाथों पैरों की उंगलियां भी विकसित हो जाती हैं। कौन से माह में, तीसरे माह में हाथ पैर की उंगलियां भी विकसित हो जाती हैं तथा सूक्ष्म भ्रूण के विभिन्न अंगों के स्थान पर गड्ढे से बन जाते हैं। ठीक है, अब 4th मंथ में क्या होगा, इस अवस्था में गर्भस्थ शिशु 4 इंच तक लंबा हो जाता है और 4 औंस भार का भी हो जाता है। इस माह के अंत तक शिशु शरीर के सभी अंग पूर्णतया विकसित हो जाते हैं तथा शिशु की आंखों और शरीर में हलचल भी प्रारंभ होने लग जाती है। ठीक है, शिशु शरीर से निकला हुआ व्यर्थ का दूषित पदार्थ सुरक्षात्मक थैली में स्थित तरल द्रव्य में बहने लगता है। ठीक है, इस समय तक बच्चा हिलना डुलना भी प्रारंभ कर देता है। कौन से महीने में, चौथे महीने में, जिसे माता स्वयं भी महसूस कर सकती है। जिसे नहीं कहते देखो बच्चा लात मार रहा, पैर मार रहा, ठीक है, वही वाली चीजें हैं। 5वां माह, इस माह में गर्भस्थ शिशु का भार लगभग आधा किलोग्राम या 1 पाउंड तक हो जाता है। ठीक है, तथा उसके हृदय की धड़कनों को स्टेथोस्कोप द्वारा स्पष्ट गिना या सुना भी जाता है। टीवी वगैरह में आप लोग अक्सर देखते होंगे, क्या होता है, इस तरीके से सुनाई जाती है। डॉक्टर क्या करता है, सुनाता है कि देखो बच्चे की धड़कन आप सुन सकते हो। ठीक है, लड़कों की धड़कन की गति लड़कियों की तुलना में कुछ कम हो जाती है। यानी कहने का मतलब इसके है कि लड़कों की धड़कन क्या होती है, कम होती है लड़कियों की अपेक्षा। ठीक, इस माह में शिशु की मांसपेशियां पूर्ण रूप से विकसित और सक्रिय हो जाती हैं। ठीक है, यह सभी गतिविधियां गर्भवती विश्रामावस्था में स्वयं भी महसूस कर सकती है। ठीक है, अब 6ठम माह में यानी 6ठे माह में क्या होगा, इस अवस्था में शिशु 1 से 2 पाउंड वजनी तथा लगभग 14 इंच लंबा हो जाता है। 6ठे माह में क्या होगा, 1 से 2 पाउंड वजन का हो जाएगा और 14 इंच लंबा हो जाएगा। उसकी ऊपरी त्वचा के नीचे वसा की तह जमने लगती है तथा त्वचा कोमल रोए से ढकी रहती है। यदि 6ठवें माह में ही
किसी कारणवश शिशु का जन्म हो जाता है तब वह केवल मात्र कुछ घंटे तक ही जीवित रह पाता है, ठीक है। क्योंकि क्या है, पूरा उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि त्वचा के पूर्व विकास न हो पाने से वह शिशु बाह्य वातावरण में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता। किंतु यदि ऐसे जन्मे शिशु को स्पेशल केयर यूनिट में रखा जाए तो उसके बच पाने की संभावना हो सकती है, ठीक है। अब सप्तम माह में क्या है, यानी 7वें मंथ में क्या होता है, इस माह में शिशु का भार 3 पाउंड तक हो जाता है तथा उसके यौन अंग भी पूर्णतया विकसित हो जाते हैं। अब शिशु आंखें भी खोल लेता है। इस माह में जन्मे शिशु के बच जाने की काफी अधिक संभावना रहती है, ठीक है। इस माह में गर्भवती के स्तनों से गाढ़ा पीला द्रव, जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, स्रावित होने लगता है। गर्भवती स्त्री का शारीरिक भार भी वृद्धि करने लगता है, यानी जो उसका शारीरिक भार होता है वो क्या होता है, वो भी बढ़ने लगता है, ठीक। अब यहाँ हम लोग देख ले कौन सा महीना, 8वां महीना हो गया। इस अवस्था में शिशु का शारीरिक भार भी वृद्धि करने लगता है, ठीक। शारीरिक भार 4 से 6 पाउंड तक हो जाता है तथा उसकी त्वचा से नीचे वसा की तह काफी मात्रा में जम जाती है, जबकि उसकी ऊपरी त्वचा लाल झुर्रीदार हो जाती है, ठीक। उसकी सभी अस्थियों का विकास हो जाता है तथा शिशु के लिए माता का गर्भाशय छोटा पड़ने लगता है, ठीक है। यानी बच्चा बड़ा हो जाता है और मदर का जो पेट होता है वो क्या होता है, छोटा पड़ने लगता है। इस अवस्था में जब कभी गर्भवती स्त्री विश्राम करती है तब गर्भस्थ शिशु की हलचल उसे विशेष रूप से परेशान करने लगती है। इस माह के अंत तक शिशु गर्भ में अपनी स्थिति को बदल लेता है, ठीक है। 9वें मंथ में क्या होगा, इस अवस्था में शिशु की लंबाई 18 से 20 इंच और वजन 2.5 से 3 किलो यानी पाउंड का होता है तथा उसकी त्वचा का रंग स्वाभाविक हो जाता है, ठीक। शिशु पूर्ण रूप से विकसित और क्रियाशील हो जाता है। शिशु का आकार और भार वृद्धि होने से गर्भवती स्त्री के गर्भाशय का दबाव मूत्राशय पर पड़ने लगता है, जिसके कारण उसको बार बार पेशाब की आवश्यकता का सामना करना पड़ता है। अब क्या है, प्रसव के प्रकार एवं प्रसव प्रक्रिया की अवस्थाएं, टाइप ऑफ डिलीवरी एंड स्टेजेज ऑफ बर्थ प्रोसेस, ठीक है। शिशु जन्म से कुछ घंटे पहले स्त्री के शरीर में कमर के आसपास तथा कमर के नीचे पीड़ा होना प्रारंभ हो जाता है, जिसे प्रसव पीड़ा यानी लेबर पेन कहते हैं। इस दर्द का प्रमुख कारण यह है कि बच्चा गर्भाशय से बाहर आने की कोशिश करता है, जिससे गर्भाशय की दीवारों के मांसपेशियों में संकुचन होने लगता है तथा गर्भाशय द्वार अपने वास्तविक आकार से बड़ा होने लगता है, ठीक है। इस कारण से गर्भाशय की मांसपेशियों की क्रिया तीव्र होने लगती है और धीरे धीरे दर्द आरंभ होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे गर्भाशय का द्वार बड़ा हो जाता है, बच्चा योनि मार्ग की ओर आने का प्रयत्न करता है, जिसकी वजह से असहनीय दर्द होता है। सर्वप्रथम गर्भाशय का संकुचन 30 मिनट के अंतर से होता है। पहले संकुचन धीमी गति से होता है, बाद में तीव्रता से होने लगता है। इसके संकुचन के कारण पीड़ा होती है, ठीक है। प्रसव की अवस्थाएं, अब यहाँ से क्या है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पढ़ाएंगे, अब इतना इस फोटो में आया है तो पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, प्रसव की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ लेबर। प्रसव पीड़ा की 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रसव की प्रथम अवस्था विस्तारण की कहलाती है, ठीक है। स्टेजेज अब क्या है, डायलेशन, ठीक है। यह अवस्था प्रसव पीड़ा के प्रारंभ होने से ग्रीवा के संपूर्ण विस्तारण तक बनी रहती है। इसी कारण इस अवस्था को विस्तारण अवस्था यानी स्टेजेज ऑफ डायलेशन कहते हैं, ठीक है। अब बाकी का जो भी स्टेज है, देखिए अब यहाँ से चीजें खत्म हो गई, बाकी का जो भी है हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। फिलहाल आप लोग थ्योरी क्लास को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं एक वीडियो लाती हूँ, फिर मैं खुद डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि ले चलूँ कि ना ले चलूँ। लेकिन चलिए ठीक है, कोई तो पढ़ रहा है भाई, सारे लोग नहीं, बहुत अच्छे से नहीं देख, लेकिन कुछ तो बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए ही हम लेकर के आएंगे, ठीक है। फिलहाल ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को क्या करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड क्या करें,
मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। आप लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। बहुत बच्चे हैं जो बिना सब्सक्राइब के देख करके चले जाते हैं। थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देंगे आप लोग तो मेरा भी क्या होगा, चैनल थोड़ा बढ़ता रहेगा, ठीक है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक, कुछ भी करें ना करें, आप लोग अपना पढ़ाई करते रहें, ठीक है। चैनल भी ना सब्सक्राइब करें, लाइक भी ना करें, शेयर भी ना करें, कुछ ना करें, बस पढ़ते रहें, ठीक है।